तुम खूब कुराने पढ़ो किंतु हमको भी वेद पढ़ाने दो, चंदा से बैर नहीं लेकिन सूरज को अर्घ चढ़ाने दो। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। तुम खूब कुराने पढ़ो किंतु हमको भी वेद पढ़ाने दो, चंदा से बैर नहीं लेकिन सूरज को अर्घ चढ़ाने दो। एक कवि की ये दो पंक्तियां राजनीतिक व्यवस्थाओं पर बहुत कड़ी टिप्पणी करती हैं, बहुत करारा प्रहार करती हैं और इनसे जुड़ी हुई चर्चा आज के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं। और वो करने वाले इसलिए हैं क्योंकि अभी समाचार ये आया है कि सीबीएसई ने 10वीं 11वीं और 12वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ परिवर्तन किए हैं। सीबीएसई ने जो परिवर्तन किए हैं उसके पीछे दलील यह दी है कि एनसीईआरटी की अनुशंसा पर उन्होंने कुछ परिवर्तन किए हैं और जो परिवर्तन किए हैं उनमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षाओं में खास तौर पर इतिहास से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती थी, उसमें मुगलिया सल्तनत का किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ, उनकी क्या उपलब्धियां रही, इन चीज़ों को हटाया गया है। साथ ही पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ की कुछ नज़में हटाई गई हैं। बवाल मचना स्वाभाविक है क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हर किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है। आप सब लोगों को याद होगा कुछ वर्ष पहले जेएनयू में कथित तौर पर जिस प्रकार के नारे लगे वो भी हिंदुस्तान में ही संभव है। अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार से इस देश के मान बिंदुओं को लील रही है ये हम में से किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। और इसी प्रकार की टिप्पणी जो दो पंक्तियां मैंने आपके समक्ष रखी उनसे भी समझ में आ सकती है। आखिर जब देश में अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए, अल्पसंख्यकों को खुश रखने के लिए सरकारें इतना सब कुछ कर सकती हैं तो फिर बहुसंख्यक होना क्या कोई अपराध हो गया है? इस विषय पर स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि यदि इतिहास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस प्रकार का भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाया गया उसमें मुगल काल का जिस तरीके से वर्णन किया गया, जिस तरीके से महिमा मंडन किया गया, उसके साथ में हम कह सकते हैं कि भारत का जो मूल इतिहास था और मुगल साम्राज्य से पहले का जो गौरवशाली इतिहास था उस गौरवशाली इतिहास से भारतीय विद्यार्थियों को दूर रखने का भी षड्यंत्र रचा गया। आखिर कौन लोग थे, किन्होंने किया, क्यों किया, क्या मन में भावना थी? याद कीजिए लॉर्ड मैकाले को। क्या कहता था मैकाले? हम ऐसी शिक्षा पद्धति छोड़ जाएंगे कि यहाँ काले अंग्रेज पैदा होंगे। और जब अंग्रेज यहाँ आए, मैकाले की शिक्षा पद्धति यहाँ पर लागू हुई, उसके बाद में जो स्थिति परिस्थिति बनी वह भी किसी से छिपी हुई नहीं है। मैकाले की जब शिक्षा पद्धति यहाँ लागू हुई उसके बाद में आमूलचूल परिवर्तन हुए, लेकिन उसके पहले भारत में आखिर शिक्षा की किस प्रकार की व्यवस्था थी? उस समय भारत में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुलों की जो परंपरा थी वास्तव में बहुत अद्भुत परंपरा थी। आप लोगों को जानकारी होगी ही कि उस दौर में गुरुकुल भी स्वायत्त हुआ करते थे। आज स्वायत्त शासी संस्थाओं की बात होती है, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की बात होती है, लेकिन अंग्रेजों के आने के पहले भारत में जो गुरुकुल की व्यवस्था थी वह स्वायत्त व्यवस्था थी। उसमें सरकार अर्थात राजा मदद अवश्य करते थे, लेकिन क्या पढ़ाया जाना है ये गुरुकुल के आचार्य तय करते थे। और चाहे व्यक्ति राज परिवार से हो या सामान्य परिवार से, कुछ गुरुकुलों को छोड़ दे तो अधिकांश में सबको शिक्षा के समानता का भी अवसर मिलता था। साथ ही यदि उन गुरुकुलों में हम देखते हैं, ध्यान में आता है, कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं तो कि उन गुरुकुलों में यदि राजा भी जाते थे तो एक सामान्य नागरिक की भांति जाते थे। लेकिन आज के दौर में क्या स्थिति है? आज किस प्रकार से शासन प्रशासन ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रखा है, किस प्रकार से तबादलों का एक बहुत बड़ा उद्योग सरकारें चलाया करती हैं। तो जिस दौर में गुरुकुल हुआ करते थे उस दौर में शिक्षा की पूरी व्यवस्था विद्वान लोगों के कंधों पर निर्भर करता था कि
क्या परोसा जाना है। लेकिन आज़ादी के बाद में जो हवा चली, जिस तरीके से षड्यंत्र रचे गए, जिस तरीके से खास एक वर्ग का सत्ता पर कब्जा रहा और उन्होंने जिस विचारधारा के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में स्थापित करने का प्रयास किया, उनको देश के मान बिंदुओं से मतलब ही क्या था। उनके लिए महाराणा प्रताप का उतना महत्व नहीं जितना महत्व उनको अकबर को महान बताने में वो अपनी ऊर्जा लगाते थे। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं, अर्बन नक्सलिज्म की जब बात आती है, बात माओवाद की आती है, बात आती है वामपंथी विचारधारा की, तो शैक्षणिक संस्थानों पर जिस तरीके से कब्जा रहा, वो ही एक लंबा कालखंड इस प्रकार का बीता कि जो नई पीढ़ी भारत की जो पढ़ रही थी, उसमें आत्म गौरव का भाव आने के बजाय वो स्वाभिमान शून्य होने लगी। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पढ़ाया गया कि भारत तो एक प्रकार से धर्मशाला है, कभी कोई आया किसी ने लूटा, कभी कोई आया किसी ने आक्रमण किया, लेकिन मुगल साम्राज्य से पहले का जो भारत था, जिस प्रकार का गौरवशाली इतिहास था, जिस प्रकार का उन्नत विज्ञान था, जिस प्रकार से चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वानों की बात वो पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्यक्रमों में नहीं होती थी। और यदि कहीं थोड़ा बहुत विषय भी आया तो 2-4 पंक्तियां लिख के उसको केवल स्पर्श किया जाता था। प्राचीन काल में भारत का विज्ञान कितना उन्नत था। आप पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ते हैं, पर बोधायन का नाम आपकी पाठ्य पुस्तकों में कब से आने लगा है, सोचने की बात है। न्यूटन के बारे में आप पढ़ते होंगे, लेकिन महर्षि पाराशर ने जो क्लासिफिकेशन पर काम किया पेड़ पौधों का, उस पर आप कितना पढ़ते हैं। तो वास्तव में जो षड्यंत्र रचा गया हमारी शिक्षा पद्धति को लेके, उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाठ्यक्रमों में क्या पढ़ाया जाना है, ये तय करने वाले ये नीति नियंता जब पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और मन में उनके यदि अपनी संस्कृति, अपने महापुरुषों, अपने मान बिंदुओं के प्रति गौरव का भाव नहीं होता, तो संकट आना स्वाभाविक सी बात है। आज के इस दौर में अनेक लोग यह भी बात करते हैं कि जब मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जाती है, तो आपको फिर रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल करने में आखिर क्यों तकलीफ हो रही है। जब एक तरफ मदरसे चल रहे हैं, एक तरफ मस्जिदों से उनका कोई सामंजस्य प्रतीत होता है, उस दौर में फिर से ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती कि मंदिर भी अपना पाठ्यक्रम चला सकें, मंदिर भी पुनः गुरुकुल चला सकें। लेकिन गुरुकुलों को जब तक आप आधुनिक शिक्षा के साथ नहीं जोड़ेंगे, गुरुकुलों को जब तक आप कंप्यूटर से नहीं जोड़ेंगे, रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जिस प्रकार से मदरसों में आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप शिक्षा दीजिए, नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दीजिए, विज्ञान पढ़ाइए, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इतिहास से जो छेड़छाड़ पूर्व में की गई उनको ठीक करना भी वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसी का निर्वहन करते हुए एनसीईआरटी ने जो अनुशंसाएं की हैं, जिस प्रकार से बात हमारे समक्ष आई कि सीबीएसई ने 10वीं, 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया। आप देखिए आज फैज अहमद फैज की जो नज़में हटाई गई हैं, आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा उन नज़मों के माध्यम से आखिर आप विद्यार्थियों को क्या देना चाह रहे थे। उनकी जगह आप रसखान पढ़ाइए, कोई तकलीफ नहीं है, कबीर पढ़ाइए, तुलसी को पढ़ाइए, मीरा को पढ़ाइए। बहुत से साहित्यकार ऐसे हैं जिनसे एक प्रेरणा मिल सकती है। इस परिस्थिति में हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये चाहे एक छोटी शुरुआत हो सकती है कि मुगल सल्तनत के महिमा मंडन को कम करने का प्रयत्न एनसीईआरटी, सीबीएसई ने किया है, अभिनंदनीय है। देश का मूल इतिहास, देश का गौरव, देश का स्वाभिमान बढ़ाने वाले विषय ये विद्यार्थियों को पढ़ाए जाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छे नागरिक भी तैयार होंगे और देश का एक बार फिर से स्वाभिमान जागृत होगा। क्योंकि फिर से कहीं आवाज आती है कि होने पर आजाद देश अपने कलंक सब धोता है, शासक ऐसे मिले कि बाबर हंसता और राम रोता है। हालांकि अयोध्या में सुखद परिवर्तन हमारे को देखने को मिल रहे हैं, कश्मीर में बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और नई शिक्षा नीति भी जिस प्रकार से लाई गई है और उसके साथ साथ पाठ्यक्रम भी यदि विद्यार्थियों के हित में हो, विद्यार्थियों के लिए रुचिकर हो और साथ ही सटीक प्रामाणिक जानकारी इतिहास की विद्यार्थियों तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से ये भी शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम कहा जाएगा। आपका इस विषय पर क्या कहना है? आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा? शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात हो या बात हो
इतिहास जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था उसमें परिवर्तन की। आपका इस विषय पर जो भी विचार हो कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।